Assalamualaikum to everyone. Today we are going to study the scope of corpus linguistics. तो corpus linguistics का क्या स्कोप है, पहले हम तो ये देखेंगे कि स्कोप कहते हैं किसको हैं। स्कोप कहते हैं किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, तो corpus linguistics का स्कोप क्या होगा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ corpus linguistics इन डिफरेंट फील्ड्स। तो हम इस लेक्चर में ठीक है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की डिफरेंट फील्ड में इंपॉर्टेंस देखेंगे, वो किस लिए यूज़ होता है डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि मीडिया स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेशनल रिट्राइवर्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट, मशीन ट्रांसलेटर एंड द लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी। ठीक है, ये किस तरह से यूज़ करते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को। ओके, तो फर्स्ट इज़ द मीडिया स्पेशलिस्ट एंड द इंफॉर्मेशन रिट्राइवर्स। अब जो ये मीडिया स्पेशलिस्ट एंड द इंफॉर्मेशन रिट्राइवर्स हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक को, टू डिवाइस अ मैकेनिज़्म, एक मैकेनिज़्म डिवाइस करने के लिए, फॉर एक्सट्रैक्टिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेक्स्ट, टू बिल्ड अप द लिंग्विस्टिक नॉलेज बेस एंड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ द एटम, फॉर इंडेक्सिंग एंड द समराइज इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। अब मीडिया स्पेशलिस्ट और इंफॉर्मेशन रिट्राइवर्स देखें, जैसे कि नाम से ही जाहिर है इंफॉर्मेशन रिट्राइवर्स, तो ये किस लिए यूज़ करेंगे कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को, टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो उनके लिए ज़रूरी है। अब वो इंफॉर्मेशन को क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि वो एक ख़ास मैकेनिज़्म को बना सकें, ताकि उस इंफॉर्मेशन को जो है वो यूज़ करके इंडेक्सिंग कर सकें या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें, समराइज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट क्यों यूज़ करते हैं जी कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को। ओके, so the computational linguists use the corpus linguistic to integrate their work with the statistical regularities found in the corpus linguistics, which work as an important key to analyze and the process language. अब जो ये जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हैं या लिंग्विस्ट्स हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक को, ताकि वो अपने वर्क को जो है वो इंटीग्रेट कर सकें स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़ के साथ। अब स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, ग्राफ्स और बाई चार्ट्स वगैरह, जो कि किसी भी कॉर्पस में होते हैं, ताकि वो लैंग्वेज को ये एनालाइज कर सकें कि लैंग्वेज किस तरह से प्रोसेस हो रही है, कि उसमें चेंजेस क्या क्या आ रही हैं। Also it is used for testing the presence and the absence of regularities in the language, और साथ ही साथ ये किस लिए यूज़ होता है, ये चेक करने के लिए कि किसी भी कॉर्पस में ये रेगुलरिटीज़ प्रेजेंट हैं भी या नहीं हैं। ओके, अब थर्ड जो है किस फील्ड में है, मशीन ट्रांसलेटर्स किस लिए यूज़ करते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को। Machine translator may access the corpus to extract necessary and the relevant information and verify the efficiency of their systems. अब machine translators किस लिए यूज़ करते हैं जो है corpus linguistics को, ताकि वो necessary और relevant information को निकाल सके किसी भी body of text से या किसी भी system से। अब machine translators में क्या आ जाता है, यानी ये हमारा जो Google Translate हो गया या कुछ और डिक्शनरीज वगैरह हैं, तो ये इनमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या फ्रेजेस या सेंटेंसेस, ठीक है, इनको अपना डाटा कहाँ से मिलता है, ये कॉर्पस से वो नेसेसरी डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोसेसिंग पीपल। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग पीपल जो है वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स से किस तरह से बेनिफिट हासिल करते हैं, बेनिफिट मोर एंड मोर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ऑफ वेरियस टाइप्स, सिंस बोथ रॉ एंड द एनोटेटेड कॉर्परा आर यूज्ड इन द लार्ज स्केल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, अब ये जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग पीपल हैं, ये कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की दोनों फॉर्म्स से ही बेनिफिट हासिल करते हैं, चाहे वो रॉ हो यानी जिस पर अभी तक काम ना किया गया हो, एंड एनोटेटेड यानी जिस पर काम किया गया हो कॉर्परा, ताकि वो ये उसको यूज़ किस लिए करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को चेकआउट करने के लिए। ओके, अब इसके साथ साथ यानी मीडिया स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेशन रिट्राइवर्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट और मशीन ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसिंग पीपल्स के अलावा और कौन सी फील्ड में कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स यूज़ होता है, ये रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट, राइटर्स, लेक्सिकोग्राफर्स, एकेडमिशियंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लैंग्वेज लर्नर्स, स्कॉलर, पब्लिशर्स एंड द अदर्स। ये सारे जो हैं वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को जो है वो अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी लिमिटेशंस ऑफ द कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स आर द कॉर्पस। ठीक है, अब इसको हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। अक्सर घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पस आर द कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, तो दीज आर आल्सो द लिमिटेशंस एंड द disadvantages of the corpus linguistic. The first one is the lack of the linguistic generativity. Chomsky and his supporters have strongly criticized the value of the corpus in the linguistic research at the University of the Texas in 1958. He argued any natural corpus will be skewed. Some sentences won't occur because they are obvious.
अदर बिकॉज दे आर फॉल्स एंड सिंस अदर दे आर इम्पोलाइट। अब चॉम्स्की ने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था? चॉम्स्की के साथ दूसरे जो उसके साथ सपोर्टर थे चॉम्स्की की थेरी के, ठीक है, 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो कॉर्पस है वो स्क्यूड हो सकता है, चेंज हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि कॉर्पस किस चीज़ पर बेस्ड है? नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट पर है। अब नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट जो है वो कभी फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, कभी इम्पोलाइट हो सकता है और कभी जो है वो ऑब्वियस भी हो सकता है। इसलिए ये जो सेंटेंसेस जो कभी गलत होते हैं, कभी इम्पोलाइट होते हैं और कभी जो है वो ऑब्वियस होते हैं, वो तो कॉर्पस में ऐड ही नहीं होते। इसलिए ये जो है कॉर्पस जो है वो ठीक अप्रोच नहीं है। उसके बाद दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है? टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। कॉर्पस बिल्डिंग इज़ लार्ज स्केल मल्टी डायरेक्शनल enterprising work. It is a complex, time-consuming, error-prone, and the expensive task. The whole enterprise require an efficient data processing system which may not available to the all countries. अब टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या आ जाता है कि जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है ये लार्ज स्केल पर होता है, मल्टी डायरेक्शनल वर्क है और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव टास्क भी है। अब ज़्यादातर जो है क्योंकि कॉर्पस जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है तो इसके लिए एक एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि हर एक कंट्री में अवेलेबल नहीं होती। और साथ साथ जो है लिंग्विस्ट को भी ट्रेन होना चाहिए कंप्यूटर में और डाटा हैंडलिंग में। अब कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया उसमें जो कुछ लिंग्विस्ट्स हैं वो कंप्यूटर को अपने इसमें लाना नहीं चाहते अपनी फील्ड में, और जो कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो जो है वो लिंग्विस्ट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। So these are the technical difficulties that we face using the corpus linguistics in our country. Okay, the next one is the lack of text and the dialogues. अब क्योंकि कॉर्पस जो है वो नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट पर बेस्ड है, द प्रेजेंट डे कॉर्पस फेल टू कंसीडर द इम्प्रॉम्प्टू नॉन प्रिपेयर्ड डायलॉग्स टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन द डेली लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज। अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में या कॉर्पस में जो है वो वाले डायलॉग्स तो आते नहीं हैं जो हम नॉन प्रिपेयर्ड होते हैं, हम अचानक मतलब बेतुकी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, और वो तो कॉर्पस में ऐड ही नहीं होते। एब्सेंस ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द डायलॉजिक इंटरेक्शन मेक अ कॉर्पस क्रिपल लैकिंग इन द एस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी अ वैल्यूएबल ट्रेट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। अब ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस हो वो तो हम ऐड करेंगे नहीं कॉर्पस में, क्योंकि वो एक बेतुकी सी बात होगी तो हम उसको कॉर्पस में ऐड क्यों करेंगे। जब कंप्लीट नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट जो है हम जो डेली लाइफ में यूज़ करें वो ऐड ही नहीं हो सकता, तो ये एक कॉर्पस को क्रिपल यानी एक जो है वो क्या बना देता है, लंगड़ा सा या डिसेबल कॉर्पस बना देता है। ओके, कॉर्पस आइदर इन द स्पोकन द रिटन फॉर्म इज़ एक्चुअली अ डाटा बेस। अब कॉर्पस चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, एक ऐसा डाटा बेस है जो डिटैच्ड होता है फ्रॉम द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज। अब जो कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज से डिटैच्ड होता है। अब ऐसा कॉर्पस जो कि एक्चुअल हमारी नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट या एक्चुअल लैंग्वेज से डिटैच्ड हो तो हम उसको कारकेस कहेंगे या एक डेड डाटा बेस कहेंगे। उसके बाद लास्ट हमारी लिमिटेशन या लास्ट डिसएडवांटेज क्या आ जाती है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल एलिमेंट्स। अब कॉर्पस में जो है वो ग्राफ्स, टेबल, पिक्चर्स, डायग्राम या फिगर्स या फार्मूलाई ऐसे विजुअल एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। अब ये सारे विजुअल एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी कॉर्पस की प्रॉपर कॉग्निशन या अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसा कॉर्पस जिसमें ये सारे एलिमेंट नहीं होते, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन लूज़ कर दी है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें तो हैं नहीं। Moreover, the language stored in the corpus fails to highlight the social, evocative, and the historical aspect of the language. Corpus cannot define why a particular dialect is used as a standard one. अब इसके साथ साथ मतलब कुछ ये विजुअल एलिमेंट के ना होने की वजह से इसने अपनी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन तो लूज़ कर दी। उसके साथ साथ कॉर्पस जो है वो ये नहीं बता सकता कि ना हाईलाइट नहीं कर सकता इन एस्पेक्ट्स को, सोशल, एवोकेटिव, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को लैंग्वेज के हाईलाइट नहीं कर सकता, या ये नहीं बता सकता कि एक पर्टिकुलर डायलेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड वन क्यों है या दूसरा डायलेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड क्यों नहीं है। उसके बाद है जैसे कि हम पोइट्री देख लें तो पोइट्री में जो है वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है, या कोई सॉन्ग्स हो गया, कोई लिटरेचर हो गया तो कैथारसिस हमें जो है वो होता है उसके साथ। तो ये फेल हो जाता है कॉर्पस इस चीज़ के लिए कि ना एक पर्टिकुलर पीस ऑफ द राइटिंग या एक लिटरेचर या एक सॉन्ग जो है वो सर्टेन इमोशंस क्यों इवोक कर रहा है, ठीक है। हाउ लैंग्वेज इवॉल्व, डिवाइड एंड द मर्ज विद द
चेंज ऑफ द टाइम एंड द सोसाइटी। और इसके साथ साथ ये इस चीज़ के साथ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एक जो लैंग्वेज है वो किस तरह से चेंज हुई है, इवॉल्व किस तरह से हुई है या मर्ज किस तरह से हुई है सोसाइटी के अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ। ये सारी क्या हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की या कॉर्पस की क्या हैं डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस हैं।